हेलो बच्चों, सो गेट 2022 अब फाइनली पूरी तरह से ओवर हो चुका है। लेकिन जो ये एग्जाम अभी ओवर हुआ, अगर हम उसके रिजल्ट की बहुत अच्छे से एनालिसिस करें तो हमें बहुत सारी लर्निंग्स इससे सीखने को मिलेंगी। और होपफुली जो लोग जिनके रिजल्ट उतने अच्छे नहीं रहे जितने वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जितनी अच्छी उन्होंने मेहनत करी थी, वो अगर फिर से एग्जाम की तैयारी करते हैं, या जो नए बच्चे हैं जो तैयारी करने वाले हैं गेट 2023 की, वो इन लर्निंग्स को बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करें डे वन से। पहली चीज, अगर मैं गेट इसी के रिजल्ट की बात करूं तो टॉपर्स के मार्क्स हैं 78 आउट ऑफ 100 एंड हिज फ्रॉम आईटी मद्रास। तो आईटी मद्रास से तो ऑलरेडी वो बच्चा बहुत ब्रिलियंट होगा। उसके बाद भी वो 100 में 100 नहीं स्कोर कर पाया, 90 प्लस स्कोर नहीं कर पाया, 95 प्लस स्कोर नहीं कर पाया। अच्छा पेपर आया था ईसी का। तो एक अच्छा अगर स्टैंडर्ड गेट का पेपर आता है ना तो 100 स्कोर करना बहुत टफ है। आपको सब कुछ आता होगा ये पॉसिबल नहीं होगा, आप चाहे कितने भी अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे पहली लर्निंग से। इसीलिए आपको एग्जाम के वक्त हमेशा कूल और काम और कंपोज होना पड़ता है कि आपके एरियाज के जो क्वेश्चन है जो आपसे अच्छे से बन सकते हैं उसको एक्यूरेटली बनाना पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, रेदर देन कि मैं 80 का कम से कम अटेम्प्ट लूंगा, 90 का कम से कम अटेम्प्ट लूंगा। ये दिमाग में प्री ऑक्युपाइड माइंड से एग्जाम में कभी नहीं जाना चाहिए, पहली लर्निंग। दूसरी, अगर मैं देखूं इसी एग्जाम में 59 मार्क्स पे अराउंड 120 रैंक थी, मतलब 60% से भी कम मार्क्स लाने पे भी 120 रैंक है, बहुत अच्छी रैंक आई है। मतलब अगर इस पेपर में मैं कहूं 55 मार्क्स आराम से स्कोर किया जा सकता था अगर आप सही क्वेश्चन पिक कर लेते जो बनाने हैं, और बाकी जो टफ थे हार्ड थे उनको छोड़ देते। आप सही से केवल चूज एंड पिक अगर अच्छा कर लेते ना, आपकी बहुत अच्छी रैंक आ जाती। लेकिन होता क्या है एग्जाम में, 2-3 क्वेश्चन अगर लगातार टफ मिल गए तो उन 2-3 क्वेश्चन जो आपसे नहीं बनते हैं, आप ट्राई करते हो नहीं बनते हैं या आपको समझ में नहीं आते, उसकी इमोशंस आप चौथे क्वेश्चन पे फॉरवर्ड जरूर होती हैं। और फिर जो चौथा क्वेश्चन आपसे बन सकता है बहुत अच्छे से, वो आपसे बनने की संभावना कम हो जाती है, आपसे नहीं बनता। एग्जाम में प्रेशर बहुत आ जाता है। तो प्रेशर हैंडल नहीं होता एग्जाम में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों की। क्योंकि पेपर में क्या होता है कि क्वेश्चन मिक्स टाइप के होते हैं कि नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। सिग्नल के बाद अगला नेटवर्क आ जाएगा, नेटवर्क के बाद अगला एनालॉग आ जाएगा। तो आपको मिक्स सब्जेक्ट हैंडल करने आने चाहिए, और 2 क्वेश्चन नहीं बने तो तीसरे क्वेश्चन पे उसी एफर्ट से चीजें करने की आदत होनी चाहिए कि 2 क्वेश्चन नहीं बने तो तीसरा मेरे जोन का होगा, मैं इसको पॉजिटिवली सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, रादर देन कि डिप्रेस माइंडसेट से तीसरा क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं। और ये हैबिट आपको टेस्ट सीरीज के थ्रू डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि जब टेस्ट सीरीज में आप दोगे तो भी आपके साथ ऐसा जरूर होगा। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए, एनालाइज करिए मिस्टेक्स को, और जब तक अपनी मिस्टेक्स को आप फेस नहीं करोगे आप उसको सही कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको फेस करना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तीसरी सबसे बड़ी लर्निंग जो हमारी है कि हम 100% सिलेबस किसी का भी कंप्लीट करने के पीछे अगर भागे तो हमसे सारी सब्जेक्ट अच्छे से कवर नहीं हो पाएंगे। हमें हर सब्जेक्ट का मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो इंपॉर्टेंटली आता है रिसेंट ईयर्स के पैटर्न से देखना चाहिए, और 85-90% जो सबसे यूजफुल सिलेबस है जहां से मोस्टली चीजें पूछी जाती वो हर सब्जेक्ट की कोशिश करनी चाहिए पूरी करने की। 100% के पीछे भागोगे, 100% कवर भी कर लोगे तो भी गेट में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जो हिलेगा नहीं। जैसे ईडीसी का क्वेश्चन इसी में आया था, वो क्वेश्चन मेरे से भी नहीं बना, एक ऐसा क्वेश्चन था, और मैक्सिमम लोगों से नहीं बना, इवन फैकल्टी से भी नहीं बना। तो आपको ये बैलेंस बना के चलना चाहिए। तो ये आपको शुरू से क्लियर होना चाहिए। अगर लास्ट में जैसे एनके रॉबिन का भी आपने इंटरव्यू देखा होगा हमारे चैनल पे, उनकी कुछ सब्जेक्ट नहीं हुई थी, उन्होंने उसको छोड़ ही दिया था। जो कंप्लीट थी उनका प्रॉपर रिवीजन, प्रॉपर अच्छे से करना, उसमें अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करना लास्ट टाइम में ज्यादा सजेस्टेबल होता है, रेदर देन कि नहीं मैं हर सब्जेक्ट पढ़ के जाऊंगा। और उस पर कंसंट्रेट करके भी इस ईसी के पेपर में ना 55-60 लाए जा सकते थे, एक आध सब्जेक्ट आप पढ़ के नहीं गए होते तो भी। तो ये लर्निंग्स है, मतलब कि ये चीजें आप प्रिपरेशन में बहुत हार्ड वर्क लगाते हो, लेकिन छोटे छोटे मिसकॉन्सेप्शन आपके बहुत होते हैं। छोटे छोटे मिसकॉन्सेप्शन इन टर्म्स आप एग्जाम में 3 घंटे कैसे बिताने उसके टर्म में मैं बात कर रहा हूं। कि आपको लगता है नहीं 100% हर सब्जेक्ट का पढ़ना जरूरी है, आपको ये लगता है कि नहीं मतलब मुझे 80+ तो स्कोर करना पड़ेगा, इस बार तो 80+ टॉपर के भी नहीं आए। आपको ये लगता है कि भाई ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसके सारे क्वेश्चन अगर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ लिया 100% तो इसके क्वेश्चन तो मैं बना ही लूंगा। नहीं, गेट में कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, कई लोगों से नहीं हिलेगा। जिन्होंने 100% पढ़ा है क्या उससे ज्यादा पढ़ रखा है ना। तो आपको प्री ऑक्युपाइड माइंडसेट से एग्जाम में जाने की जरूरत नहीं है, डे 1 से आपको इस पे काम करना है। और
एग्जाम में एक्यूरेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आप अटेम्प्ट करें। ये बहुत बड़ी लर्निंग है कि जो इस पेपर में 60 नंबर का अटेम्प्ट करके आ गया, अगर 60 सही है ना, 60 में से एक आध क्वेश्चन गलत है, 57-58 आ गया, वो भी अंडर 150 अंडर 100 रैंक मार दिया, 60-62 नंबर के करके आ गया। एनके रॉबिन के 72.33 आई थिंक थे, 72 के आसपास थे। उनकी गलतियां एकदम नहीं होती, जितने अटेम्प्ट लिए थे उतने सही हो गए। तो उन्होंने सोचा 27-28 नंबर के अटेम्प्ट ही नहीं किए, वो क्वेश्चन छोड़ ही दिए एक तरह से अगर देखा जाए, उसके बाद भी 10 रैंक है ऑल इंडिया। तो आपको ये लर्निंग सीखनी पड़ेंगी और इसीलिए टेस्ट सीरीज भी टाइमली स्टार्ट करके अपने को, जो ये हमारा माइंडसेट होता है ना कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बहुत सारे प्री ऑक्युपाइड माइंड सेटअप हमने बना रखे होते हैं, वो आपके पोटेंशियल को एक्चुअल में हार्म करता है उस 3 घंटे में, क्योंकि वैल्यू उस 3 घंटे की है, ना कि आपने कितनी पढ़ाई करी। तो उस 3 घंटे में अपने आप को कैसे मैनेज करना, उस प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, उसको हैंडल करने के लिए आपको अपने प्री ऑक्युपाइड माइंड सेटअप हटाने पड़ेंगे। और ये हटाने के लिए टेस्ट सीरीज भी देना पड़ेगा, क्योंकि पहले टेस्ट सीरीज में ये माइंड सेटअप हटाना पड़ेगा। वो धीरे धीरे कि प्रेशर आएगा, 3 क्वेश्चन अगर टफ आ गए तो भी चौथा मुझे पॉजिटिव माइंड सेटअप से अटेम्प्ट करना है, क्योंकि पेपर ही टफ आएगा, हो सकता है तीनों क्वेश्चन किसी से ना बने, मुझे ये मानते हुए आगे बढ़ना है। और ये टेस्ट सीरीज में पहले आप करोगे तब जाके एक्चुअल एग्जाम में रिफ्लेक्ट होगा। ऐसा नहीं कि एग्जाम के दिन अचानक से आप एकदम हो जाओगे अलग ही तरह के, नहीं। तो ये चीजें स्टार्टिंग से करनी पड़ेंगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप किसी टॉपर से पूछ लेना, कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, एक्यूरेसी उसी को कहते हैं। इसलिए कैलकुलेशन पे स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आप जितने देखोगे अच्छे बच्चे, उनकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होती है, वो जल्दी भी कर लेते हैं, एक्यूरेट भी कर लेते हैं। तो अगर आपकी वीक है तो भैया उस पर टाइम दो ना, उसको फेस करो, इसको मत मानो कि हो जाएगा, उसको स्टार्टिंग से फेस करो, स्टार्टिंग से देना शुरू करो, तब 2023 में तुम अच्छा कर पाओगे। अगर ये लर्निंग्स जो आपकी हैं इस एग्जाम की, अगर आप कैरी फॉरवर्ड करते हो तो आपकी ये फेल्योर आपके लिए एक क्या बनेगा, एक अगला स्टेप बनेगा सक्सेस की तरफ। लेकिन अगर आप लर्निंग को कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हो तो ये फेल्योर की तरह रख जाएगा, एक ये स्टोन नहीं बनेगा, एक फॉरवर्डिंग स्टेप नहीं बनेगा जिसपे बढ़ के आप आगे अपने सक्सेस की तरफ पहुंचोगे। तो इसकी लर्निंग को कैरी फॉरवर्ड करो, इसको एक स्टेप की तरह लो फेल्योर को, और आगे बढ़ो। और जो लोग नए तैयारी करने शुरू कर रहे हैं, इन लर्निंग्स को वो भी कैरी करें, ताकि उनके सीनियर्स ने करी वो रिपीट ना करें और अपना एक अच्छा रिजल्ट जनरेट करें। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी। परेशान होने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, इन लर्निंग्स को कैरी फॉरवर्ड करो और अच्छे से एग्जाम में फिर से प्रिपरेशन करो, फिर से हार्डवर्क करो। जो हो चुका है वो पास्ट है, अब प्रेजेंट में रहो और फ्यूचर बनाने की कोशिश करो, है ना। सो इस वीडियो में बस इतना ही था, किसी और वीडियो के साथ फिर मिलूंगा। थैंक यू सो मच, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।